Okay, so today we are going to complete a very big topic. तो in the last class I hope आपको याद होगा कि हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉपिक कंप्लीट कर लिया था और बहुत सारे जो जनरल फिगर्स, जनरल सॉलिड ऑब्जेक्ट्स या होलो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसमें वेरी गुड इवनिंग, उसमें हमने वेरी गुड इवनिंग, तो उसमें हमने उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा, फिर रेडियस ऑफ जायरेशन देखा, जैसे सॉलिड का 2/5 mr², 2/3 mr², बहुत तरह के इस तरह से फिगर देखे। फिर हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम और उसके बाद प्रिंसिपल पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये सारी चीजें हमने देखी। तो आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे टॉर्क और डायनामिक्स ऑफ रोटेशन, इसको हमें कंप्लीट करना है। आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा बहुत हद तक कि व्हाट इज टॉर्क। डायनामिक्स ऑफ रोटेशन का मतलब जो हमने डायनामिक्स लगाया था ट्रांसलेशन में, F = ma, F = डेल्टा p by डेल्टा t, F = dp by dt, V = u + at ओमेगा, ये सारे डायनामिक्स आज हम रोटेशन के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो आगे चला जाए क्या? मैं मूव ऑन, जरा बताएं आप लोग थोड़ा अलर्ट हो गए? ठीक है, थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करते रहेंगे ना तो अच्छा लगता है, मुझे आवाज आती रहती है तो लगता है हाँ भाई जिंदा है, एक आध दो लोग भी बोलते रहे तो आई होप। चलिए, उससे आज के टॉपिक को बढ़ाने से पहले मैं आपको पिछले टॉपिक पे कुछ क्वेश्चन दूंगा जो कि आपके एग्जाम से ही पूछे हुआ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मैं आपके स्क्रीन पे क्या हो गया, तो देखिए ये पहला सवाल है जो 2021 में पूछा गया प्रॉब्लम है और ऐसा प्रॉब्लम हमने कुछ किया था लास्ट क्लास में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे बेस्ड प्रॉब्लम है, थोड़ा सा हाथ पैर में फुर्ती लाने के लिए, दिमाग चलाने के लिए ये क्वेश्चन करके मुझे आंसर बताइए कि व्हाट इज द आंसर। This was the question asked in this last year examination and it is based on moment of inertia. हमने कुछ ऐसा क्वेश्चन बहुत कई सारा कर रखा था in which four equal masses are there. Moment of inertia of the system about an axis passing through A and parallel to the DB. डायगोनल वाला लाइन DB एक डायगोनल लाइन है, उसके क्रॉस बताना है। बहुत ध्यान से देखिएगा, कई सारे फंडे लगेंगे इसमें। अच्छा, नाम ही जेई मेंस रख दिया, जेई मेंस अल्टीमेट गोल, वाह वाह क्या नाम है। मतलब जेई मेंस के बाद रुक जाना है, एडवांस नहीं जाना है क्या? कौन है भाई ये नाम बदल के आ गया, जेई मेंस अल्टीमेट गोल? फिर से चेक करो जरा, जेई मेंस अल्टीमेट गोल चेक करो जरा, देखो क्या जल्दबाजी में आपने कहीं ऐसा तो नहीं गलत आंसर दे दिया हो। देखिए कह रहा है एक्सिस जो है पैरेलल और डीबी के और पास करे ए से। निकालिए जरा, ये आपके एग्जाम का प्रॉब्लम है, अभी थोड़ी दिन पहले पूछा गया था। अरे प्रकुल, तुम्हारा नाम क्या था यार? एक्चुअल नेम मैं बोल रहा हूँ, आपने कहा ना प्रकुल का, आपने नाम तो प्रकुल रतन लिखा है सर प्रकुल ही है। अच्छा प्रकुल ही है आपका। आपकी डीपी बहुत मस्त है, एकदम फोटो लगा के ब्लैक चश्मे में हाथ खोल के, वाह। शाहरुख खान थोड़ा सा हाथ ऊपर कर लिया ना, उसका थोड़ा नीचे रहता है। ठीक है, तो आंसर क्या आ रहा है इसका, निकालिए जरा। ओके, वन मोर ऑप्शन, मानसी आल्सो गिविंग द आंसर। ठीक है, तो एक्सिस जो है वो पैरेलल होना चाहिए डीबी के, इट मींस एक्सिस कुछ ऐसे है, एक्सिस कुछ ऐसे। और ये देखो भाई, इन सारे मासेस को पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे, स्फीयर नहीं मानेंगे। इन सारे ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे, स्फीयर नहीं मानेंगे। तो कैसे किया आपने? हाउ मच इज द आंसर? m आ गया, इसका मास, तो a का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम अबाउट दिस एक्सिस। एक तरीका तो ऐसे है कि आप db का क्रॉस निकाल के पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दे। कैसे किया बस? हाउ मनी ऑफ यू आर गेटिंग द आंसर? 3 ml²। तो ये रहा आपके पास एक्सिस। तो एक्सिस से अगर हम देखें तो व्हाट इज, ये डिस्टेंस कितना होगा? इसको ओ मान ले तो OA की वैल्यू कितनी हो जाएगी? OA की वैल्यू, AC डायगोनल होगा L/√2, तो क्या इसको मैं L/√2 लिख सकता हूँ? कैन आई राइट दिस? स्क्रीन लैग कर रही है। अच्छा, सभी के लिए स्क्रीन लैग कर रहा है क्या? एक मिनट जरा मुझे चेक करने दीजिए नेट कनेक्शन। नेट कनेक्शन तो स्टेबल है।
अच्छा अभी स्क्रीन देखिए, मैं एक बार स्टॉप करके फिर से करता हूँ। वॉइस तो लैग नहीं कर रही है? नो स्क्रीन स्क्रीन लैग का अभी मैंने क्या लिखा है सर? मैं बोर्ड पे, मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, आप जरा मुझे बताइए क्या लिख रहा हूँ मैं? A B शिमला। ठीक है, तो सही तो चल रहा है यार, जैसे जैसे लिख रहा हूँ वैसे। ठीक है, स्क्रीन लैग नहीं कर रहा, हो सकता है उस टाइम कर रहा हूँ। तो आपके पास ये आ गया। तो देखिए ए वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो क्या हो जाएगा? 0, बिकॉज एक्सिस से पास हो रहा है। तो मेरे जब डी और बी और सी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा ना, तो डी का डिस्टेंस कितना हो गया यहाँ से? व्हाट इज द डिस्टेंस? L/√2। इसका डिस्टेंस कितना हो गया? L/√2। और सी का डिस्टेंस कितना हो गया? L/√2। तो क्या मुझे ये मिलेगा क्या? M L/√2 का स्क्वायर, M L/√2 का स्क्वायर प्लस तीसरा क्या हो जाएगा भाई? व्हाट इज द थर्ड वन? M इंटू L/√2 का स्क्वायर। कुछ ऐसा ही मिल रहा है क्या आपको? तो ये बन जाएगा mL²/2। ये भी मिल गया मुझे mL²/2, और ये मिल गया mL²√2 का स्क्वायर 2। तो mL²/2 बन गया 1 mL², और ये मुझे मिला 2 mL², जो कि टोटल हो गया 3 mL²। कितने लोगों को समझ में आया भाई? और चौथे वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। अगर ये स्फेयर होता तो इसको भी कंसीडर करते हैं। तो हमने देखा एक्सिस से डी और बी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/√2, और सी वाले का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डायगोनल है, डायगोनल का डिस्टेंस होता है L/√2। आप L/√2 √2 L या L/√2। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। बहुत आसान प्रॉब्लम इस बार आपके एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, चले आगे भाई। यस सर। ओके, अब देखिए हम आते हैं नए टॉपिक पे, विच इज टॉर्क। टॉर्क क्या होता है? देखिए बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखें तो रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। आप देखते होंगे बहुत सारी चीजें आप घुमाते हैं फोर्स लगा के। दरवाजा घुमाते हैं, ठीक है। कार अगर चला रहे होंगे तो कार घुमाते हैं, कार की स्टीयरिंग। बाइक चलाते हैं तो बाइक का हैंडल घुमाते हैं। साइकिल चलाते हैं तो साइकिल का हैंडल घुमा रहे हैं। आप सुबह से लेकर शाम तक पता नहीं क्या क्या घुमाते हैं। ओके, टैप खोलते हैं, टैप को घुमाते हैं। तो बेसिकली यू रोटेट समथिंग अबाउट सम एक्सिस और फोर्स लगा के घुमाते हैं। तो आपने ये देखा होगा कि अगर आपको दरवाजा खोलना है तो अगर आप दरवाजे के हैंडल से पकड़ के घुमाते हैं तो आसानी से खुल जाता है। मैं ऑनलाइन क्लास में बहुत ज्यादा विजुअलाइजेशन तो नहीं करवा पाऊंगा आपको। अगर ये दरवाजा है, ये उसका एक्सिस है, तो यू मस्ट हैव सीन कि हैंडल हमेशा यहाँ पे दिया रहता है। अगर आप बीच में फोर्स लगा के दरवाजे को खोलना चाहेंगे और आप हैंडल पे खोलना चाहेंगे, तो बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि कौन सा कहाँ पे किस जगह में फोर्स लगा के दरवाजे को खोलना आसान होगा। जब आप कहाँ पे लगाएंगे? हैंडल पे या बीच में, या दोनों जगह बराबर होता है? हैंडल पे। इट मींस एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि आप जितना ज्यादा दूर एक्सिस से होते हैं उतना ज्यादा आपको आसान होता है किसी चीज को घुमाना। मैं सही बोल रहा हूँ क्या? जितना ज्यादा आप दूर जाते हैं, आपने देखा होगा कि अगर ट्रक का हैंडल बड़ा होता है और एज कंपेयर टू छोटी मोटी कार के, लॉजिक बता सकते हैं? क्योंकि जितना बड़ा है ये हैंडल रहा और बीच में एक्सिस रहा, जितना ज्यादा आपका डिस्टेंस होगा, आप यहाँ पे फोर्स लगाते हैं, ये रहा फोर्स, ये रहा आपका फोर्स, ऐसे पकड़ के घुमाते हैं आप। जितना ज्यादा आप दूर होंगे एक्सिस से उतना ज्यादा आपको रोटेशन इफेक्ट मिलेगा। तो टॉर्क बेसिकली क्या होता है, इसको अगर एक लाइन में बोले तो सर रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को कितना रोटेट करेगा, उसी रोटेटिंग इफेक्ट को, रोटेशन इफेक्ट ऑफ फोर्स को क्या नाम दिया गया? टॉर्क। सिंपल। इसका नाम मोमेंट ऑफ फोर्स भी होता है। मोमेंट ऑफ फोर्स, देखिए किसी चीज का रोटेटिंग इफेक्ट मोमेंट के साथ होगा। जैसे इनर्शिया का रोटेटिंग इफेक्ट क्या था? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फोर्स का रोटेटिंग इफेक्ट क्या कहलाएगा? मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंटम का रोटेटिंग इफेक्ट क्या कहलाएगा? मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, जिसका नाम एंगुलर मोमेंटम भी होगा। मेरी बात समझ में आ रही क्या? मोमेंट लफ्ज यूज होता है किसके लिए भाई? जब आप बोलेंगे मोमेंट ऑफ, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं उस पार्टिकुलर क्वांटिटी का रोटेटिंग इफेक्ट क्या है, जब इसको रोटेशन में ले जा रहे हैं तो क्या बन रहा है। तो दिस इज सिंपली द रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, जिसको हम बोलते हैं टॉर्क। बहुत ज्यादा टाइम इस पे नहीं इन्वेस्ट करेंगे, आपको बहुत सारी चीजें टॉर्क के बारे में पता होगा। आप रिंच से कोई नट बोल्ट खोलते हैं तो आपने देखा होगा रिंच का हैंडल बढ़ा दिया रहता है। लॉजिक बता सकते हैं? ये तो बिल्कुल 8, 9, 7 की क्लास का क्वेश्चन है सर, क्यों उसका हैंडल बढ़ा दिया रहता है? क्योंकि जितना ज्यादा आप एक्सिस से दूर फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा क्या मिलेगा? रोटेशन मिलेगा, उतना ज्यादा टॉर्क मिलेगा। सिंपल। तो टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं भाई? हाउ वी डिफाइन टॉर्क? टॉर्क का सिंबल ये होता है,
इट इज डिफाइंड एज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर इंटू एफ। आर क्या है अभी बताता हूँ। आपने फॉर एग्जाम्पल ये कोई रैंडम शेप बॉडी लिया, उसको आपने ये एक्सिस चूज किया, इस एक्सिस के अबाउट आपको रोटेट करना है, यहाँ पे आपने लगा दिया फोर्स। फोर्स लगाते हैं ये ऑब्जेक्ट इस एक्सिस के अबाउट घूमना शुरू कर देगा। तो आप कैसे डिफाइन करेंगे, अलग अलग जगह पे फोर्स लगाने के बाद ये ऑब्जेक्ट अलग अलग तरीके से घूमेगा। अगर आप फोर्स को एक्सिस पे ही लगा दो तो क्या ये ऑब्जेक्ट घूमेगा? जी बताइए। अगर आप फोर्स को एक्सिस पे ही अप्लाई कर दो, मींस दरवाजे को आप दरवाजे के एक्सिस हिंज पे ही लगाना शुरू कर दे, कैन यू ओपन इट? नो सर। नो No, सर। sir. तो बिकॉज तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं आर। आर क्या होता है बेटा? आर होता है पोजीशन, इसको द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स फ्रॉम द एक्सिस। जहां पे आप फोर्स लगा रहे हैं उस पॉइंट का एक्सिस से जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज नोन एज आर। तो अगर हम ये मान लें इस पॉइंट का आर कैसे निकाल सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये मान लें 1, 2, 3, एक्सिस का लोकेशन है 1, 2, 3, और बेटा जहां पे आप फोर्स लगा रहे हैं मान लेते वो है 2, 6, 4। तो हम अगर पूछे कि आर वेक्टर बताओ तो बता सकते हैं आर वेक्टर क्या होगा? पोजीशन वेक्टर क्या होगा? यू नो फाइनल माइनस इनिशियल। तो क्या ये 2 - 1 1 i कैप, 6 - 2 4 j कैप, 4 - 3 k कैप। क्या इसका पोजीशन वेक्टर यही होगा? बोलिए। आर वेक्टर क्या होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस। एक्सिस से कितने लगा रहे हैं दैट इज नोन एज पोजीशन वेक्टर। ये क्वेश्चन जेईई में से पूछा गया जो मैं आपको बता रहे। तो अब आपको क्रॉस प्रोडक्ट तो करना आता ही होगा ना भाई? क्रॉस प्रोडक्ट करना आता है? यस सर। आई क्रॉस जे क्रॉस करके, तो बस यही होता है टॉर्क। क्रॉस प्रोडक्ट ये हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालने तो यू नो ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा, तो आर एफ साइन थीटा। थीटा क्या होगा बेटा? एंगल बिटवीन द पोजीशन वेक्टर आर एंड द फोर्स वेक्टर एफ। जैसे यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये मेरा क्या कहलाएगा? थीटा। ये क्या हो गया? थीटा। अब टॉर्क मैक्सिमम कब होगा? जब साइन थीटा क्या हो जाए? 90। टॉर्क मैक्सिमम कब होगा भाई? जब आपका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाए? परपेंडिकुलर हो जाए। और टॉर्क मिनिमम कब होगा? जब आपका थीटा या तो 0 डिग्री हो जाए या फिर 180 डिग्री हो जाए। ये कितना हो जाएगा? टॉर्क मिनिमम कितना होता है? 0। ठीक है, ये डेफिनेशन है टॉर्क की। अब आगे वाले फिगर में मैं कुछ दिखाता हूं आपको, ये समझ में आया भाई आपको? फॉर एग्जाम्पल अगर आपने रॉड लिया, इस रॉड पे ये रहा एक्सिस, ये रॉड है यहाँ पे, ये रहा एक्सिस। अब मैं आपको बता रहा हूं, चलिए बताएं, अगर मैं फोर्स ऐसे लगा दूं व्हाट विल बी द टॉर्क ऑफ दिस फोर्स? बस बताए, 0 नॉन 0? 0, क्योंकि ये रहा आर, कितना एंगल बन रहा है? थीटा 90 डिग्री। अगर मैं F1 बोलूं तो इसका टॉर्क क्या मिल गया? 0 मिल गया क्या? ठीक है, बताइए यस और नो? Yes, sir. ओके। अब ये बताइए, ये लगाया मैंने F2 और ये लगाया मैंने F3। F2 और F3 में से किसका टॉर्क ज्यादा होगा? F2 का या F3 का? F3, क्योंकि F3 क्या है? परपेंडिकुलर है। F2 क्या है? परपेंडिकुलर नहीं है। तो मैं बोल सकता हूँ τ3 इज मोर देन τ2। ठीक है, तो अच्छा, तो टॉर्क 0 होने के 2 केसेस हैं। टॉर्क कब 0 होगा भैया? यहाँ पे लिख दें, बताइए जरा। अगर आप फोर्स लगा रहे हैं और टॉर्क हमारा 0 हो गया, तो टॉर्क 0 होने के 2 केसेस है। पहला केस क्या है कि आप एक्सिस पे, यानी फोर्स को एक्सिस पे ही लगा दें। फोर्स को एक्सिस पे ही लगा दें मीन्स आपने जहां पे एक्सिस है यहीं पे लगा दिया फोर्स, तो इसका फोर्स भी क्या हो गया? इसका टॉर्क क्या हो गया? 0 हो गया क्या? बोलो भाई यस और नो? Yes, sir. आपने अच्छा, दूसरा केस क्या है? आप फोर्स एक्सिस पे नहीं लगा रहे, कहीं और लगा रहे, लेकिन वो फोर्स जाके कट कर जाए एक्सिस के। फोर्स देखिए, अगर आप इस वाले फोर्स को एक्सटेंड करेंगे तो क्या ये एक्सिस को कट कर जाएगा? फोर्स, जब आप फोर्स को फोर्स इंटरसेक्ट एक्सिस, या जिसको आप बोल सकते हैं थीटा या तो 0 डिग्री हो या फिर 180 डिग्री, ऐसे केसेस में आपका टॉर्क क्या होगा? 0 होगा। तीसरा केस क्या होता है जब टॉर्क 0 हो जाए? तीसरा केस क्या है जब टॉर्क 0 हो जाए? यानी आप फोर्स लगाएं लेकिन ऑब्जेक्ट रोटेट ना करें। तीसरा केस R0। R0 तो हो गया ना, ये फोर्स आपने जब एक्सिस पे लगा दिया तो R तो 0 हो गया। ये तो पहला केस आ गया। दूसरा क्या है? फोर्स इंटरसेक्ट कर जाए एक्सिस को,
यानी आप फोर्स ऐसा लगाएं कि जैसे आपने एक्सिस को इंटरसेक्ट कर दिया। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, ये आपके पास एक डोर है और यहाँ पे हिंज लगा हुआ और ये रहा आपके पास एक्सिस ऑफ हिंज। नाउ अगर हम ये बोलें फॉर एग्जांपल ये है, लेट मी से, आप इसको पहचानिएगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है। ठीक है, अगर मैं फोर्स को लगा दूं, इफ आई एम अप्लाइंग द फोर्स हियर, यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये हैंडल पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ। अब मैंने फोर्स लगा दिया ऐसे, इट मींस F1 इज 20 I कैप। क्या ये फोर्स कोई टॉर्क पैदा करेगा? नो सर। नो सर। क्यों? क्योंकि आप ये देख रहे हैं ये जाके एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका टॉर्क क्या हो गया? जीरो। ठीक है, ओके, मैंने इसी जगह पे एक फोर्स लगा दिया, ग्रीन कलर से शो कर रहा हूं, F2, और इस F2 की वैल्यू में दे रहा हूं 20 J कैप। J कैप का मतलब वाई एक्सिस का लॉन्ग, तो क्या ये कोई टॉर्क पैदा करेगा? नो सर। नो। यस सर। ऑफ कोर्स यस ना भाई, ये देखो, ये रहा फोर्स और ये रहा एक्सिस और ये रहा पोजीशन वेक्टर R, ये R है, करेगा क्या बताइए? परपेंडिकुलर हो रहा है ना? यस सर। तो क्या लग रहा है, विल इट प्रोड्यूस सम? आपने कभी दरवाजे को घुमाया क्या नीचे से फोर्स लगा के? हाँ नीचे से फोर्स लगा के घुमाया है क्या हैंडल के? कभी घुमाया है? नहीं घुमाया ना। अब लेकिन सर यहाँ पे तो परपेंडिकुलर हो रहा है, थीटा तो परपेंडिकुलर, तो टॉर्क इसमें भी क्या होगा? जीरो होगा। इट मींस अगर आप फोर्स को ऐसे लगा रहे हैं कि फोर्स पैरेलल हो जाए एक्सिस की, फोर्स पैरेलल टू एक्सिस, उस केस में भी टॉर्क क्या होगा? जीरो। याद रखिएगा, भले ही वो फोर्स इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन अगर फोर्स पैरेलल हो गया एक्सिस के तो भी टॉर्क क्या होगा? जीरो। अच्छा, अब आपने एक और फोर्स लगाया यहाँ पे F3, और F3 लिख दिया आपने 20 K कैप, इसका टॉर्क जीरो होगा कि नॉन जीरो होगा? नॉन जीरो। बोलिए भाई। ये रहा एक्सिस, ये रहा फोर्स और ये रहा R, बस हो गया ये। इट्स सो वेरी सिंपल। तो नो द टॉर्क विल बी नॉन जीरो। तो जीरो कैसे हो जाएगा? अब कैसे जीरो होगा भाई? थीटा ये तो ना ही ये एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा और ना ही ये एक्सिस के पैरेलल है और ना ही एक्सिस पे लगा रहा। तीन ही कंडीशन है टॉर्क जीरो होने की, या तो आप एक्सिस पे फोर्स लगा दें, या तो ऐसा फोर्स लगाएं कि वो एक्सिस को इंटरसेक्ट कर जाए, कट कर जाए, या फिर फोर्स ऐसा हो जो एक्सिस के पैरेलल हो जाए। तो इसका टॉर्क जो होगा दैट विल बी नॉन जीरो, बल्कि मैक्सिमम होगा क्योंकि थीटा 90 डिग्री है। तो थर्ड केस जो था मेरे पास टॉर्क जीरो होने के, वो क्या है? व्हेन फोर्स इज पैरेलल टू एक्सिस। आई होप आपको ये टॉर्क कैलकुलेशन समझ में आया होगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो अगर आप दरवाजे के हैंडल पे नीचे से फोर्स लगाएं ऐसे, देखिए ये फॉर एग्जांपल, देखिए ये दरवाजा है ना, ये मान लेते हैं हिंज है, देखिए इसको देखिए, ये फॉर एग्जांपल दरवाजा, आप दरवाजे को ऐसे आगे से खोलते हैं, अगर आप ऐसे फोर्स लगा दें तो ये रहा है एक्सिस लाइक दिस। तो कभी दरवाजे को ऐसे खोला है क्या? नहीं खोला ना। क्यों? क्योंकि एक्सिस भी इधर है और फोर्स भी ऐसे, एक्सिस और फोर्स का डायरेक्शन पैरेलल हो गए तो टॉर्क जीरो। ऐसे लगा दिया तो अब भी टॉर्क जीरो हो गया। ठीक है, ऐसे लगाया तो खुल जाएगा। इट मींस तीन केसेस हैं जबकि आपका अच्छा, अगर आपने इसको एक्सिस पे यहीं पे फोर्स लगा दिया तो भी नहीं खुलेगा, तो भी रोटेशन क्या होगा? जीरो, टॉर्क विल बी जीरो। तो देयर आर थ्री केसेस व्हेन द टॉर्क विल बी जीरो, व्हेन फोर्स इज पासिंग थ्रू द एक्सिस, फोर्स इंटरसेक्ट द एक्सिस, या फिर फोर्स पैरेलल हो जाए एक्सिस के। ये बातें इंपॉर्टेंट है आगे कैलकुलेशन में। और टॉर्क कैलकुलेट कैसे करते हैं? पहले आप पोजीशन वेक्टर R निकाल लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे R क्रॉस F। आई होप आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना आता होगा। डिटरमिनेंट वाला मेथड याद है ना, I J के? ठीक है, चलिए तो सीधे आते हैं टॉर्क के कैलकुलेशन। टॉर्क की कैलकुलेशन बहुत आसान प्रॉब्लम है। ये बताइए कि हमने एक यहाँ से लगा दिया 22 किलोग्राम का वेट और एक यहाँ पे मैंने लगा दिया 20 न्यूटन का फोर्स, और ये एक्सिस,
और मेरे पास रेडियस दे रखा है 10 सेंटीमीटर और ये रहा इसका एक्स। बताइए इस डिस्क पे कितना टॉर्क है? व्हाट इज द नेट टॉर्क ऑन द एक्सिस? व्हाट इज द नेट टॉर्क ऑन द एक्सिस? जल्दी बताओ कैलकुलेट करके। हाउ मच इज द नेट टॉर्क ऑन द एक्सिस? ओके, कितना नेट टॉर्क आ रहा भाई? क्या दोनों का टॉर्क का डायरेक्शन सेम है? अपोजिट है ना? तो जल्दी बताएं भाई, अगर इसको मैं F1 मान लूं और इसको मान लूं F2, तो 2 किलोग्राम का मतलब कितना होगा? वेट हो गया 20 न्यूटन। तो ये हो गया 90 डिग्री और ये भी हो गया 90 डिग्री, थीटा हो गया 90 डिग्री। तो टॉर्क 1 अगर निकालूंगा तो R इंटू F1 इंटू साइन 90। अच्छा ये बताना, ये टॉर्क कैसे घुमाएगा? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? बोलो ना भाई, बहुत आसान है पर धीरे धीरे टफ भी होगा। ये F1 कैसे घुमाएगा? नीचे की तरफ घुमाएगा। नीचे की तरफ मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज को प्लस ले लेते हैं ना। और टॉर्क 2 जब देखूंगा मैं तो ये क्या होगा? R पोजीशन में R इंटू F2 इंटू साइन 90। और ये कैसे घुमा रहा है? क्लॉकवाइज। देखना फोर्स ऐसे खींच रहा है ना, क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो क्लॉकवाइज को माइनस ले ले। आर कितना है? 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 इंटू 20, और ये कितना होगा? माइनस 0.1 इंटू 20। तो ये आ गया 2 और ये आ गया 2। तो 2 न्यूटन मीटर का ये टॉर्क, 2 न्यूटन मीटर का ये टॉर्क माइनस है, तो व्हाट विल बी द नेट टॉर्क? नेट टॉर्क विल बी व्हाट? 0। नेट टॉर्क क्या हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में क्या? Yes, sir. ओके चलो इसमें बताना जल्दी से, व्हाट विल बी द टॉर्क। इधर से आपने लगाया 10 किलोग्राम, बहुत आसान प्रॉब्लम दे रहा हूं ताकि आगे कर। इधर आपने लगा दिया 15 किलोग्राम और ये रहा, और रेडियस हमने दे दिया 0.1 मीटर। बताओ कितना टॉर्क लग रहा है इस डिस्क पे? हाउ मच इज द टॉर्क? टोटल टॉर्क। एक को क्लॉकवाइज, एक को प्लस ले लो तो दूसरे को माइनस ले लो। 0.5 0.5। ओके 5 इंटू 10 50 इंटू 0.1 5 आएगा या 0.5 आएगा भाई? उसको वेट में भी, ये तो मास है ना, इसको mg से मल्टीप्लाई भी तो करेंगे। 5 आ गया होगा। यस, हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग 5? 5। जल्दी से बताएं भाई, 5 आ रहा है ना? बहुत आसान प्रॉब्लम है, मुझे भी पता है, लेकिन एक फ्लो बनने दीजिए। टॉर्क तो नीचे यहाँ पे लग रहा है कितना? 100 न्यूटन का फोर्स, यहाँ पे लग रहा है 150 न्यूटन का फोर्स। ये वाला इसको घुमा रहा है ऐसे, ये वाला घुमा रहा है ऐसे, एक एंटी क्लॉकवाइज दूसरा क्लॉकवाइज, दोनों एक दूसरे को माइनस करेंगे। कितना हो गया सर? थीटा 90 डिग्री है, तो 100 इंटू 0.1 इसका टॉर्क आ गया 100 इंटू 0.1 मतलब 10, और इसका टॉर्क आ गया 150 इंटू 0.1 15। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो हमारे पास जो नेट टॉर्क आएगा वो आएगा 15 माइनस 10, हाउ मच? 5 न्यूटन मीटर। कैसे? क्लॉकवाइज। ठीक है, अच्छा अब जरा देखते हैं, आपको पता होगा कि जब आपने वेक्टर पढ़ा होगा तो क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। अगर आपके पास दो वेक्टर दिए हो ए क्रॉस बी, हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी? रूल का नाम याद है? व्हाट वी कॉल दैट रूल? राइट हैंड कर्व रूल, आर क्रॉस एफ। तो टॉर्क भी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन हम निकालेंगे किससे? आर क्रॉस बी से, सॉरी आर क्रॉस एफ से। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये रहा एक्सिस, ये रहा एक्सिस, यहां पे आप लगा दिए आर और ये रहा फोर्स। तो अगर मैं आपसे कहूं आर क्रॉस एफ करो, तो आर क्रॉस एफ आर से एफ की तरफ कर्ल करेंगे। ये रहा आर और ये रहा एफ। तो आर क्रॉस एफ करने के बाद आप देखेंगे हाथ से, राइट हैंड कर्ल रूल आपने पढ़ा होगा, आर से एफ की तरफ करेंगे तो व्हेन यू कर्ल योर हैंड फ्रॉम आर टू एफ, आर से एफ की तरफ करेंगे तो थंब ऊपर की तरफ आ रहा है क्या? थंब ऊपर की तरफ आ रहा है क्या? तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। कोई नई चीज नहीं है, ये वही चीज है जो आपने मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में ए क्रॉस बी के बारे में पढ़ रखा है कि द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज अलोंग द एक्सिस। तो मैं बोल सकता हूं कि डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क
is along the axis A क्रॉस B. डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज A क्रॉस B. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बात ये, क्योंकि R क्रॉस B कोई नई चीज नहीं, आप पुराना चीज है जो आपने पीछे भी कर रखा होगा. हाँ जी, मैथ्स में किया है ना ये. Yes. A क्रॉस B निकाल लेते ना, देखिए डायरेक्शन ऑफ टॉर्क निकाल लेंगे ना, R क्रॉस B करके, R क्रॉस F करके. अच्छा, अब एक और चीज देखते हैं जरा. फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक रॉड और ये लगाया आपने फोर्स. ये एंगल मान लेते हैं कितना है, थीटा. ये हो गया आर. तो हम पूछे कि यार ये एक्सिस हो गया मेरा, बताओ टॉर्क कितना होगा. तो आप बोलोगे सर टॉर्क विल बी आर क्रॉस एफ, जिसको हम लिखते हैं आर एफ साइन थीटा. यही लिखेंगे क्या, बोलिए यही लिखेंगे. एम आई राइट, बोलिए. ए क्रॉस बी आर क्रॉस एफ आर एफ साइन थीटा. इसको मैं लिख सकता हूं एफ इंटू आर साइन थीटा. अगर मैं फिगर के हिसाब से देखूं, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑन टॉर्क. नहीं, देखिए टॉर्क का इफेक्ट जो है वो डिपेंड करेगा मास डिस्ट्रीब्यूशन पे. एरी टॉर्क जो है फोर्स पे डिपेंड करता है, कितना फोर्स लगा रहे हैं और कितनी दूर लगा रहे हैं आप एक्सिस से. उसके मास और मास डिस्ट्रीब्यूशन पे इफेक्ट नहीं करता. लेकिन टॉर्क लगने के बाद वो ऑब्जेक्ट किस तरह मूव करेगा, कितनी स्पीड से मूव करेगा, कितने एक्सेलरेशन से मूव करेगा, वो उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिपेंड करता है. और मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करेगा. तो आप ये बोल सकते हैं कि एरिया, आप गौर से सुनिएगा, एक क्वेश्चन पूछा है उन्होंने कि सर इज देयर एनी इफेक्ट ऑफ मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑन टॉर्क. नो, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द टॉर्क. बट द इफेक्ट ऑफ टॉर्क, टॉर्क का जो इफेक्ट है यानी उसकी स्पीड, उसका वेलोसिटी, उसका एक्सेलरेशन, द इफेक्ट ऑफ टॉर्क डिपेंड ऑन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मैं बोल सकता हूं द इफेक्ट ऑफ टॉर्क डिपेंड्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास. एरिया आपको बात समझ में आई क्या मेरी? यस सर. ठीक है, देखिए तो अब आपके पास ये रहा आर एफ साइन थीटा. आर अगर इस फिगर के हिसाब से देखो तो ये जो परपेंडिकुलर और डिस्टेंस, यही तो आर साइन थीटा है. ओके, बोलिए यही तो आर साइन थीटा है. यस और नो बोलो भाई, आसान है तब भी बोलो. तो हम कभी कभी टॉर्क को लिखते हैं टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाई आर परपेंडिकुलर. आर परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ, इसको लिख लीजिएगा प्लीज. टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस. इट मींस आप लाइन खींचो फोर्स से और उस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल एक्सिस से, दैट इज गोइंग टू गिव यू द टॉर्क. R for torque is also equal to force into perpendicular distance from the axis. Force into perpendicular distance from the axis. लिखना चाहे तो लिख ले. Torque will be equal to force into perpendicular distance from the axis. Okay. चलें आगे. Yes, sir. Force into perpendicular distance from the axis. अगर ये स्फीयर दे रखा है, ठीक है, और ये रहा मेरे पास एक पॉइंट, और यहां पे मैंने फॉर एग्जांपल एक 20 न्यूटन का फोर्स लगा दिया और ये थीटा है मेरे पास 60 डिग्री का. ठीक है, हम आपसे बोल रहे हैं कि रेडियस दे रखा है, लेट मी टेक 1 मीटर. तो बताइए इस फोर्स का टॉर्क कितना होगा. व्हाट विल बी द टॉर्क ऑफ दिस फोर्स अबाउट दिस एक्सिस. 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और रेडियस मान लेते 1 मीटर है. तो व्हाट विल बी द टॉर्क ऑफ दिस फोर्स. इस फोर्स का टॉर्क कितना होगा? 10√3. 10√3. ओके, एनीवन एल्स जल्दी बताइए भाई, क्या करना है भाई. या तो आप उस फोर्स का टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द फोर्स फ्रॉम द एक्सिस. उस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लीजिए एक्सिस से, वही होगा टॉर्क. फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस. जल्दी कमेंट करके बताओ यार क्या आंसर आ रहा है, ताकि मुझे पता चले कितने लोग को समझ में आ रहा है, कितने लोग को नहीं समझ में आ रहा. आर परपेंडिकुलर निकालना है. आर परपेंडिकुलर के लिए क्या करेंगे, आप इस फोर्स को यहां से लाइन खींचोगे, ये हो गया फोर्स. इस फोर्स का ये रहा एक्सिस, फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है एक्सिस से. तो यही ये ब्लू वाली लाइन मेरी आर परपेंडिकुलर हो गया क्या,
बोलिए। तो अगर इस ट्रायंगल में देखूं तो ये r है और ये 60 डिग्री है, तो क्या ये r sin 60 होगा क्या? बोलो, लैगिंग हो रही है क्या मेरे वॉइस में? No, sir. ओके तो अब आपको या तो व्हाट इज द टॉर्क, सिंपली फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द फोर्स फ्रॉम द एक्सिस। तो मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया फोर्स के एक्सिस से, तो r sin 60 √3/2, तो 1 × √3/2, ये मुझे मिल गया r परपेंडिकुलर। फोर्स कितना है? 20 × √3/2, दैट इज गोइंग टू गिव मी 10 √3। ठीक है, आई बात समझ में? Yes, sir. चलो अब मुझे एक और क्वेश्चन का जवाब दो। ये आया है 2019 का प्रॉब्लम, उसका मैं आधा हिस्सा दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे है मेरे पास एक्सिस, ये एक्सिस यहाँ पे, ठीक है। और फॉर एग्जांपल ये रहा, मैंने इसको यहाँ पे फिक्स कर रखा है और मैं फोर्स लगा रहा हूँ ऐसे, और ये रेडियस फॉर एग्जांपल मान लो 10 सेंटीमीटर का है, और ये एंगल दे दिया 37 डिग्री और 20 न्यूटन का फोर्स लगा। बताओ कितना टॉर्क पैदा करेगा ये फोर्स इस हिंज के बाद? थर्टी 37 डिग्री दे रखा है यहाँ पे एंगल। हाउ मच इज द टॉर्क? फंडा वही है, फोर्स की लाइन को खींचो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो एक्सिस से, r परपेंडिकुलर मिल गया, मल्टीप्लाई कर दो r इंटू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। 1.2 कितना आ रहा है? 10.2। 1.2 अच्छा 1.2, ओके 1.2 न्यूटन मीटर। yes sir ओके, एनीवन एल्स? जैसे मैंने उस वाले प्रॉब्लम में किया है, पहले फोर्स खींचो, एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो और मल्टीप्लाई कर दो, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। यार क्या बात है, मतलब टॉपिक बहुत आसान है कि आप लोग ये इसका जवाब देना अपने लेवल के खिलाफ समझ रहे हैं क्या? सर इतना आसान सवाल पूछ रहे हैं, हमें तो शर्म आ रही है। ये वाली बात है तो बताइए, हम सीधे क्वेश्चन पे आ जाए। या फिर दूसरी बात है कि समझ में नहीं आ रहा है, कैलकुलेशन नहीं हो पा रहा है, मुझे पता होना चाहिए ना, ताकि मैं हाँ जी बताइए प्लीज, क्योंकि आप तो माशाल्लाह यू पीपल गिव वेरी फास्ट रिस्पॉन्स। इस चैप्टर में थोड़ा मामला अटक रहा है, क्या बात है भाई? 1.2 आ गया, ओके एक और 1.2 आया। यस मानसी, काव्य, बहुत सारे नाम है जो अक्सर आंसर देते हैं, अमन, अंजना, हर्ष, कोमल, प्रकुल। क्या बात है प्रकुल, आंसर नहीं आ रहा है क्या आपका? सर कैलकुलेट कर रहे हैं असल, सो इजी माय डियर। आर परपेंडिकुलर निकाल दिया क्या? यस, क्या वो कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं क्या? सर एक मिनट देखिए सी, आप ये रहा आपके पास फोर्स और ये रहा एक्सिस, ये एक्सिस, तो मुझे जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही मिलेगा क्या? ये है क्या मेरा परपेंडिकुलर? यही तो है, ये फोर्स हो गया, ये सीधी लाइन फोर्स हो गई, एक्सिस हो गया, लाल वाला लाइन क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द फोर्स फ्रॉम द एक्सिस। अब ये आर है, ये 37 है, तो हाउ मच विल बी दिस? आर साइन 37 होगा क्या? बोलिए, यही तो है मेरे पास। तो आर परपेंडिकुलर की वैल्यू मुझे मिल गई, आर
sin 37। sin 37 कितना होता भाई 3/5, तो 3/5 और रेडियस दे रखा 0.1, तो यू गॉट फोर्स कितना है 20, तो 20 इंटू 0.3/5 1.2 न्यूटन मीटर इज द करेक्ट आंसर। 1.2 न्यूटन मीटर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझना है। तो आपको पहले जो फोर्स है, फोर्स का डिस्टेंस निकाल लीजिए एक्सिस से, जो कि r sin 37 है, और उसके अकॉर्डिंग आप फोर्स टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये करना है आप। चलिए अब आते हैं सीधे जेईई मेंस के प्रॉब्लम पे। दो प्रॉब्लम देखते हैं टॉर्क के कैलकुलेशन, दो प्रॉब्लम देखते हैं टॉर्क के कैलकुलेशन। ये रहा आपके पास प्रॉब्लम, इसको सॉल्व करिए जरा। तो देखिए फोर्स दे रखा है, कह रहा है उसको अप्लाई करें इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस इक्वल टू 2 और एक्स एक्सिस पे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क अबाउट अ पॉइंट, एक्सिस यानी अबाउट अ पॉइंट का मतलब एक्सिस का पॉइंट दे रहा है। सॉल्व करने की कोशिश करिए, मैं आपको हिंट दे रहा हूं। तो पहले आप ये निकालिए यार कि इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस इक्वल टू 2 क्या होगा। फोर्स का पॉइंट निकालिए, आर निकालिए, आर क्रॉस एफ करिए, और फोर्स की वैल्यू वेक्टर फॉर्म में दे रखी है, तो आपको आर भी निकालना होगा, पोजीशन वेक्टर भी आई जे के कैप की फॉर्म में निकालना होगा। ओके वेरी गुड, आर क्रॉस एफ। ये प्रॉब्लम आपसे आई थिंक 19, 20, 21 किसी में पूछा गया, मुझे याद नहीं आ रहा है। ओके सॉल्व किया होगा पहले तो फौरन बता दो। तो पहले तो मैं पता कर लूं यार कि वो पॉइंट है कहां जहां पे फोर्स लग रहा है, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। ठीक है, तो जहां एक्सिस इक्वल टू 2 प्लेन और एक्स एक्सिस, वो पॉइंट का नाम क्या होगा। यहाँ पे ये आ गया क्या, ये इट मींस फोर्स कहीं यहाँ पे लगाया जा रहा है क्या, बोलिए मेरी बात सही है। इट मींस फोर्स जहां पे लग रहा है वो 2,0,0 हो गया, क्योंकि फोर्स जो लग रहा है वो इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस इक्वल टू 2 एंड एक्स एक्सिस, तो वो पॉइंट यही तो होगा एक्स एक्सिस 2,0,0। क्या मैं सही हूं। ठीक है, अब फोर्स का पॉइंट मिल गया। अब इस फोर्स का टॉर्क निकालना किसके अबाउट है, ये एक्सिस ये रहा मेरे पास 2, 3, 4। तो पोजीशन वेक्टर आर जो होगा वो ये होगा क्या, ये आर हो गया। टाइपिंग मिस्टेक, नो इशू नो इशू। तो मुझे बताइए जरा आर वेक्टर क्या मिलेगा, ये हो गया मेरे पास एक्सिस, दिस इज माय एक्सिस। बता सकते हैं व्हाट इज माय आर, आर वेक्टर क्या होगा बेटा। -3j कैप प्लस हाँ 2 माइनस, वेरी गुड, फाइनल माइनस है 2 - 2 0, 0 - 3 -3j, 0 - 4 -4k। तो आर वेक्टर ये मिल गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ द फोर्स फ्रॉम द एक्सिस। हमेशा फोर्स को माइनस करते हैं एक्सिस वाले कोऑर्डिनेट से, और फोर्स मुझे दे रखा है कितना 4i + 3j + 4k। टॉर्क होता है r क्रॉस f। मैथ्स में डिटरमिनेंट वाले मेथड से निकालिए r क्रॉस f, तो कैसे करते हैं i j k, ऊपर r वाला लिखेंगे तो 0 -3 -4, और f वाला क्या होगा f 4 3 4। कैलकुलेट कर लेंगे इसको, जल्दी बताएं कितना आया, कैलकुलेट करके इसको कैलकुलेट करिए कितना आ रहा है। तो मेरे हिसाब से आई निकालूंगा जब मैं आई, तो ये हो गया 4 × 12 12 0 0 आ रहा है क्या, माइनस जे वाला करूंगा तो मुझे मिल रहा है ये 16 मिल रहा होगा, हटाएंगे 0 -16, ओके। और प्लस के वाला करूंगा, के करने पे मुझे मिल रहा है 12। तो क्या टॉर्क की वैल्यू मेरी, तो टॉर्क की वैल्यू आ रही -16j + 12k, सही आ रहा है क्या।
कुछ मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूँ? नो सर। नहीं, ठीक है। लेकिन आपसे मैग्नीट्यूड पूछा है, तो मैग्नीट्यूड क्या होता है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो अंडर रूट 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 16 स्क्वायर कितना हो गया? हाउ मच? 16 स्क्वायर 196, 250। सॉरी 256। 16 स्क्वायर हो गया 256 और 12 का स्क्वायर हो गया 144। तो ये मुझे मिल गया 2 1 3 400। तो अंडर रूट 400 जो कि आ गया कितना? 20 न्यूटन। यस, वेरी गुड। तो वेरी गुड, 20 न्यूटन मीटर इज द करेक्ट आंसर। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट कराई थी 2 साल पहले किसी एग्जाम में, जेईई में। ठीक है, समझ में आ गया क्या? तो पहले Yes. मैंने पॉइंट पता किया जहां पे फोर्स लग रहा है, फिर आर वेक्टर निकाला, आर क्रॉस एफ निकाला। अब जरा इसी प्रॉब्लम पे बेस्ड, अब देखिए 2021 में प्रॉब्लम पूछा गया है टॉर्क का कैलकुलेशन। ये बड़ा टफ प्रॉब्लम था, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गलत किया था। मुझे इसलिए याद है क्योंकि लास्ट ईयर मेरा इंटरेक्शन हुआ, ऑप्शन में गड़बड़ी कर दी थी। बहुत बिल्कुल खतरनाक प्रॉब्लम ये था क्योंकि ऑप्शन देखिए बिल्कुल मैचिंग से आया। इस प्रॉब्लम को अगर आप कर ले गए तो मतलब मजेदार आपका कंसेप्ट बन गया। तो आई होप ये प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा 20 वाला। इसको करिए जरा, बहुत सुकून से करिए, गलत ना हो, बहुत सुकून से करिए। टॉर्क अबाउट पी, तो पहले ओ के अबाउट निकालना है, ओ यहां पे रहा, और फिर क्यू के अराउंड ये। तो आपको कुछ करना नहीं बेटा, पहले आर पोजीशन वेक्टर निकाल लीजिए, फिर आर क्रॉस एफ करिए। पोजीशन वेक्टर निकाल लीजिए ओ से, पोजीशन वेक्टर निकाल लीजिए क्यू से, और फिर उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करिए। मैंने आपको हिंट दिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर फ्रॉम ओ, व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर फ्रॉम क्यू, और फिर आर क्रॉस एफ कर दीजिए। और पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं? कोऑर्डिनेट्स निकालना पड़ेगा पहले आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स, कहां कहां पे फोर्स लग रहे हैं। एक्सिस का कोऑर्डिनेट यानी जहां पे फोर्स लग रहा है वो कोऑर्डिनेट, पॉइंट ऑफ फोर्स का कोऑर्डिनेट, और फिर एक्सिस का कोऑर्डिनेट। दोनों के कोऑर्डिनेट निकालने के बाद ही आप आर पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं। यू नीड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बोथ द पॉइंट्स, पॉइंट ऑफ फोर्स जहां पे फोर्स लग रहा है उसका कोऑर्डिनेट, प्लस एक्सिस जहां पे एक्सिस है उसका कोऑर्डिनेट, तभी आप पोजीशन वेक्टर निकाल पाएंगे। तो फोर्स मेरा पी पे लग रहा है, तो पी का भी पोजीशन वेक्टर पता होना चाहिए, और ओ का पोजीशन वेक्टर भी पता होना चाहिए, और क्यू का पोजीशन वेक्टर भी पता होना चाहिए। और मुझे लगता है आप पोजीशन वेक्टर निकाल लेंगे रिजॉल्व करके, साइन थीटा कॉस थीटा करके। अंजना, अंजना जरा अपना ऑप्शन चेक करिए, मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है। सही भी हो सकता है लेकिन फोर्थ वाला ठीक हो जाए, आंसर याद नहीं आ रहा है।
ओके, बी आ रहा है, 4 आ रहा है। चलिए मैं आपकी हेल्प करता हूं। आपने क्या पी का कोऑर्डिनेट निकाल लिया? पी का कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट पी के निकल गए? ये जल्दी बताए पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? अगर ये 10 है, देखो बेटा ये 10 है, तो ये क्या हो गया 10 cos थीटा, ये क्या होगा 10 sin थीटा। ओके, पी का कोऑर्डिनेट बताइए सर, आप एक बार बोल के बताइए पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 10 cos थीटा 10 sin थीटा, तो cos थीटा हो गया मेरे पास 1/, तो ये 5 और sin थीटा हो गया 5√3। क्या पी का कोऑर्डिनेट यही आ रहा है क्या बेटा? जल्दी बताइए। Yes, sir. पी के कोऑर्डिनेट से आ रहे हैं 10 sin, इस ट्रायंगल के हिसाब से देखें तो 10 cos थीटा x आ गया और 10 sin थीटा आ गया y। ओके, अच्छा ओ के कोऑर्डिनेट क्या मिल गए? 0,0 और क्यू के कोऑर्डिनेट मिल गए मुझे 10,0। अगर मैं पूछूं पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ, तो ये क्या मिलेगा? 5 - 0 5i कैप प्लस 5√3 j कैप। आर यू गेटिंग दिस? और अगर क्यू का पोजीशन वेक्टर पूछूं तो माइनस करूंगा तो p 5 - 10 -5i कैप प्लस 5√3 j कैप। क्या यही बेग है? अगर पोजीशन वेक्टर गलत आया तो फिर खेल खत्म। क्या आपने यही पोजीशन वेक्टर निकाला है या पोजीशन वेक्टर में गड़बड़ी हुई? पोजीशन वेक्टर निकालने में समझ में आया क्या? अब जब मैं बोलूं टॉर्क अबाउट ओ, तो ये होगा आर ओ पोजीशन वेक्टर ऑफ क्रॉस एफ। जरा निकालता हूं मैं, आई जे के, ओ का पोजीशन वेक्टर हो गया 5, 5√3, 0, और ये हो गया मेरे पास 4, -3। 4 से मेरे पास 4, -3। तो इसके हिसाब से देखूं तो बेटा क्या आ रहा मेरा, जरा बता सकते हैं? तो यू मस्ट बी गेटिंग, आई वाला देखेंगे तो 0 हो जा रहा है क्या? 0 देखा, 0। जे वाला भी देखूंगा तो क्या हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है। और के वाला देख रहा हूं तो -15 और प्लस 20√3। इट मीन्स आई एम गेटिंग -15 प्लस 20√3। ठीक है, कुछ गड़बड़ किया मैंने? अच्छा नहीं, सॉरी, यहाँ पे माइनस आएगा ना, यहाँ पे भी माइनस आएगा, यहाँ पे भी माइनस आएगा। आपको डिटरमिनेंट निकालना तो आता होगा ना यार, ये तो बताने की जरूरत नहीं ना कैसे करते हैं, हाउ वी डू दिस। प्लीज एक बार बता दो, ये समझ में आया कैसे मैंने किया? I0 J0 है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आई का, आई होप यू आर गेटिंग दिस हाउ आई एम डूइंग आई जे के। अच्छा क्यू का अगर देखें तो टॉर्क अबाउट क्यू का, तो ये ऑप्शन मैच तो यार एक ही से हो गया ना, पहला ऑप्शन मैच हो गया, इसी से कर सकते हैं। लेकिन आप जरा दूसरा देख लेते, क्यू वाला देख लेते जरा, आई जे के। आई का कितना हो गया? ये हो गया -5, 5√30 और फोर्स की वैल्यू आ गई 4 -30। तो आई की वैल्यू देखूंगा तो आई विल बी हाउ मच, कितना आ रहा बेटा जरा निकालना? 0, 15 - 20 15 - 20 आ जाएगा। ओके, जे वाला भी 0 आ रहा होगा Yes, sir. और के वाला मिल रहा होगा मुझे 15 माइनस, यहाँ माइनस माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 3 50 -20√3, तो मुझे मिल गया 15 - 20√3। ठीक है, ये आ गया टॉर्क अबाउट। तो कौन सा ऑप्शन आ गया? फर्स्ट ऑप्शन। अब ये बताइए कैसा प्रॉब्लम था? ये बिल्कुल खतरनाक मैथ्स इन्वॉल्व कर रहा था। ऑप्शन कितने करीब करीब थे, थोड़ा सा माइनस प्लस का खेल हुआ और आप अपने एग्जाम में मार्क्स को लूज कर बैठेंगे। ओके, क्या ये प्रॉब्लम समझ में आया आपको कैसे करना है टॉर्क कैलकुलेशन का? पहले कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, उसके बाद आप जो है आर क्रॉस एफ करेंगे। चले आगे? Yes, sir. ठीक है, ओके, लेट्स मूव ऑन टू द। अब आपके पास देखिए मैं आपको कुछ रिलेशन से लिख रहा हूँ। डायनेमिक्स में क्या क्या, अच्छा क्या आपने ये रिलेशन पढ़ रखा है F = m में? पढ़ रखा है क्या? तो इसका रोटेशन में क्या बन जाएगा? टॉर्क = I अल्फा, टॉर्क = I अल्फा। मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या आपने ये पढ़ रखा है? फोर्स = रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। बोलिए, तो इसका क्या बन जाएगा? dL/dt। L क्या होता है बेटा? एंगुलर मोमेंटम, वो लीनियर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम। फाइन। अच्छा
अब एक रिलेशन और होता है, मैं आपको लिखवा दे रहा हूं, जब कोई ऑब्जेक्ट रोटेट करता है तो देर आर 3 types of velocities, 2 types of velocities are there when any object rotates. तो एक तो होता है इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, जो कि आपने सर्कुलर मोशन में पढ़ा होगा। ओमेगा क्या होता है भाई? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल अपॉन टाइम। इसका डायरेक्शन किधर होता है बेटा? अलोंग द एक्सिस। ओमेगा का डायरेक्शन किधर होता है? अलोंग द एक्सिस। एक होता है लीनियर वेलोसिटी, जो कि होता है dx by dt, जिसका डायरेक्शन होता है किधर? अलोंग द टेंजेंट, अलोंग द टेंजेंट। अब आपके पास एंगुलर वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है, जिसको हम बोलते हैं डी ओमेगा बाय dt, तो ये होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, जो कि एक्सिस के अलोंग होगा। और अगर लीनियर वेलोसिटी या टेंजेंशियल वेलोसिटी, देखिए ये हो गया ओमेगा और ये हो गया v। लीनियर वेलोसिटी टेंजेंट के अलोंग, एंगुलर वेलोसिटी एक्सिस के अलोंग। बहुत शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूं, कम समय में मुझे पूरा लेक्चर खत्म करना है। और अगर मेरे पास लीनियर एक्सेलरेशन, जिसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, दैट विल बी dv by dt। ये किसके अलोंग हो गया? टेंजेंट। अब एक रिलेशन होता है ए और अल्फा के बीच में, और वो होता है a इज इक्वल टू अल्फा आर। a इज इक्वल टू अल्फा आर। और वेलोसिटी और ओमेगा के बीच में क्या रिलेशन होता है? v इज इक्वल टू ओमेगा आर। v इज इक्वल टू, क्या आपने ये रिलेशन सर्कुलर मोशन में पढ़ रखा है क्या? कितने लोगों ने ये रिलेशन पढ़ रखा था? तो लीनियर वेलोसिटी विल बी इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू रेडियस, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ए क्या हो गया? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, अल्फा हो गया एंगुलर एक्सेलरेशन। हाँ जी, ये रिलेशन याद रखिएगा। a इज इक्वल टू अल्फा आर, t इज इक्वल टू, सॉरी, v इज इक्वल टू ओमेगा आर। ठीक है, याद रहेगा भाई ये? ओके, टेल मी, क्या याद रहेगा आपको ये? यस सर। ठीक है, चलिए। तो a इज इक्वल टू अल्फा आर, v इज इक्वल टू ओमेगा आर, और ये दो रिलेशन, इसके ऊपर हम काम करने जा रहे हैं। चलिए देखिए, अब ये एक क्वेश्चन, इसको बाद में करते हैं। अच्छा, और उसके अलावा आपके पास जो ये रिलेशन होते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस at, अगर आप रोटेशन में बात करते हैं तो ये क्या बन जाता है? ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। अगर आपने देखा था यहाँ पे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो रोटेशन में बन जाता है ये ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। अगर आपने वहां देखा था s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, जरा नोट भी करते रहे, तो डिस्प्लेसमेंट की जगह थीटा, लीनियर वेलोसिटी की जगह लीनियर इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, और लीनियर एक्सेलरेशन की जगह अल्फा। और अल्फा कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ पे a आप निकालते थे f/m से, यहाँ पे अल्फा कैसे निकालेंगे? टाउ अपॉन आई से। बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। ठीक है। अच्छा, यू नो आरपीएम अगर हमको दे दिया है, एंगुलर वेलोसिटी 260 आरपीएम, 60 आरपीएम दिया हुआ है फॉर एग्जांपल, 60 आरपीएम, इसको मुझे बदलना है रेडियन पर सेकंड में। तो सबसे पहले 60 रोटेशन है, तो एक रोटेशन में कितना एंगल बेटा? 2 पाई, तो इसको बदल दिया 2 पाई। पर मिनट है, एक मिनट में कितना सेकंड? 60, तो डिवाइड कर दिया 60 से। तो 60 आरपीएम को मैं लिख सकता हूँ 22 पाई रेडियन पर सेकंड में। 60 आरपीएम को मैं लिख सकता हूँ 2 पाई रेडियन पर सेकंड भी लिख सकता हूँ। कैसे? इसका मतलब हम लिख सकते हैं 2 पाई n अपॉन 60। अगर मेरे पास रोटेशन दे रखा है आरपीएम में, रोटेशन पर मिनट, तो 2 पाई n 60 के बाद करने के बाद ये क्या बन जाएगा? रेडियन पर सेकंड। इसको समझिएगा बात को। अगर आपको सिर्फ 60, अगर आपको ओनली आरपीएस दे रखा, आरपीएस का मतलब क्या हुआ? रोटेशन पर सेकंड। तो आप रोटेशन है तो एक रोटेशन में 2 पाई रेडियन, तो 60 इंटू 2 पाई कर दिया, और नीचे सेकंड है तो 1 से ही मल्टीप्लाई कर दिया, तो इट विल बिकम व्हाट? 260, 120 रेडियन पर सेकंड। तो कभी कभी आपको, और देखिए, जो आप वैल्यू रखते हैं ना, वो रेडियन पर सेकंड में रखते हैं, एसआई यूनिट में रखते हैं। ठीक है, ये स्लाइड आगे बढ़ सकते हैं क्या? ये सारी बात आपको समझ में आई होगी, पुरानी चीजें रिवीजन के तौर पे पढ़ा रहा हूँ, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे।
टाइम कम है हमारे पास। ठीक है, आगे बढ़े। 60 आरपीएम से मुझे अगर रेडियन पर सेकंड निकालना है तो 2πn/60 कुछ इस तरह का करते हैं। अब देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है जो मैं अगली स्लाइड पे आपको दिखाने जा रहा हूं। ये रहा आपके पास क्वेश्चन, बहुत आसान। कह रहा है एंगुलर स्पीड ऑफ अ ट्रक इज इंक्रीज फ्रॉम 900 आरपीएम टू दिस आरपीएम इन दिस सेकंड। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस बाय द ट्रक, कितना रेवोल्यूशन लिया होगा ट्रक ने इस काम को करने में, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। अब आप देखिए यहाँ पे आपको स्पीड आरपीएम में दिया हुआ है, तो कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिर्फ आरपीएम को रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, कितने रेवोल्यूशन होंगे, तो ये मुझे दे दिया है ओमेगा नॉट इनिशियल, ये फाइनल एंगुलर स्पीड दे दिया ओमेगा, और ये दे दिया टाइम। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मींस एंगल पूछ रहा है, एंगल निकाल के 2π से डिवाइड कर दीजिए, आपको नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मिल जाएंगे। तो पीछे जो रिलेशन हमने लिखे एस इक्वल टू यूटी की जगह थीटा लगा के निकालिए क्या होगा। अब देखिए इनिशियल एंगुलर स्पीड दे रखा है, फाइनल एंगुलर स्पीड पूछ रहा है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस बाय द ट्रक कह रहा है ड्यूरिंग दिस टाइम। तो सबसे पहले तो आपको एंगुलर एक्सेलेरेशन निकालना होगा अल्फा, क्योंकि बिना अल्फा के नहीं निकल पाएगा। ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन टी। अल्फा जब निकल जाएगा तो आप थीटा निकाल लो, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और इस आरपीएम को रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए पहले, और बताइए मुझे आंसर क्या आ रहा है। हाउ मेनी रेवोल्यूशंस, 728 अप्रोक्सीमेटली। ओके, सेवन 28 रेवोल्यूशंस आ रहे हैं। ओके, अक्षिका का वेरी गुड, सेम आंसर आ रहा है। वाओ ग्रेट, 3-4 आंसर मुझे आ गए। तो इसका आरपीएम कितना होगा बेटा, 900 का आरपीएम क्या होगा, तो 2πn/30 60 मल्टीप्लाई किया, 2 1 जा 2 3 जा 30 पाई आ गया। इसका कितना है 2πn/60 करने पर, जल्दी बता देना, सीधा लिख दूं मैं 190 पाई। यही है क्या, इतना ही है, 195 या 190 बोलिए। अरे मेरा 82 आ रहा, 82 आ रहा है, तो 2 कर लेता हूँ ना, 2πn/60 कर लेता हूँ। 0 0 गया, 2 1 जा 2 3 जा 3 8 83 आएगा यार, 83 पाई आएगा ना, 90 के 83 है, सॉरी 82 पाई आ रहा है ना, कैसे आपने बोल दिया भाई 190 82। तो ओमेगा हो गया 82 पाई माइनस 30 पाई, टाइम कितना लगा भाई 26, माइनस क्या 52 आ गया क्या, 52 बाई 26। तो अल्फा मुझे मिल गया 2π रेडियन पर सेकंड। अच्छा तो गड़बड़ हो गया, 2π आ गया, टाइम से डिवाइडेड 2π। अब आप निकाल लो, कुछ भी निकाल लो, थीटा इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ओमेगा नॉट कितना है 30 पाई इंटू 26 प्लस हाफ अल्फा कितना निकाला बेटा मैंने 2π, और टाइम के स्क्वायर है 26 के स्क्वायर कर दो, कैंसिल किया पाई, तो देखो 26 पाई कॉमन ले लेता हूं मैं, तो मुझे यहां मिला 30 और इसमें मिला 26, तो 26 पाई इंटू 56 56। ये आ गया थीटा रेडियन में, इतना रेडियन आया है। आपसे रेडियन पूछा है कि रेवोल्यूशन पूछा है, रेवोल्यूशन पूछा है। अब क्या करेंगे, इसको 2π से डिवाइड कर दिया, आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन क्या होगा, टोटल एंगल डिवाइडेड बाई
2 पाई रेडियन, एक एंगल, एक रेडियस, एक रेवोल्यूशन में 2 पाई होता है, तो मुझे मिल जाएगा 26 पाई इंटू 56 अपॉन 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल, और ये आ गया मेरे पास कितना आएगा, हाउ मच, 56 आया, 2 2 जा 28, तो 26 इंटू 28 कितना आ रहा है भाई, 26 इंटू 28, 26 इंटू 28, 26 इंटू 28, 728, वेरी गुड, मजा आ गया, 728 रेवोल्यूशंस आ रहे, तो 720, बहुत से लोगों का आंसर सही था, तो बिल्कुल अल्फा निकाला, अल्फा निकालने के बाद आपने ये रिलेशन लगा दिया, ठीक है। अब देखिए एक और प्रॉब्लम मैं दे रहा हूं इसी कंसेप्ट पे बेस्ड, ये AIPMT में पूछा गया प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम करते जरा, ये है आपका जेईई मेंस का प्रॉब्लम, इसको करिए जरा, देखिए क्या कर रहा है। दिस वाज द प्रॉब्लम आस्क्ड इन जेईई मेंस, ठीक है। पीछे वाला प्रॉब्लम समझ, अल्फा निकाला, अल्फा निकाल के आपने थीटा निकाला, थीटा को 2 पाई से डिवाइड किया, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस आ गया, ये वाला प्रॉब्लम करिए जरा, क्या कह रहा है। एक फोर्स लगा रहा है, फोर्स से कुछ टॉर्क पैदा होगा, टॉर्क मिलेगा तो अल्फा मिलेगा, अल्फा मिलेगा तो घूमना शुरू होगा, घूमना शुरू होगा तो बस अब आप समझ रहे होंगे क्या करना है। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितने लगाने पड़ेंगे 50 रेडियन पर सेकंड पहुंचने में, इनिशियली रेस्ट पे था, मतलब ओमेगा नॉट 0 था, इनिशियली रेस्ट पे है, और फाइनली एंगुलर वेलोसिटी हो गया 50 हो गया। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए अल्फा निकालने के लिए, सर जी आंसर रेडियन, नहीं रेडियन में कैसे देंगे भाई, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस रेडियन में कैसे होंगे, ये तो आप बताएंगे, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन 10 रेवोल्यूशन 20 रेवोल्यूशन 50, जैसे पिछला वाला प्रॉब्लम था, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन टोटल एंगल निकाल के 2 पाई से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पूछ रहा है ना, तो आपका आंसर तो रेडियन में आएगा, लेकिन उसको 2 पाई से डिवाइड करेंगे तो आंसर फाइनल मिलेगा। ओके आपका 20 आ रहा, कोई और है जो 20 के करीब आसपास भटक रहा हो। अल्फा निकाल लिया क्या सभी ने, अल्फा बहुत आसान प्रॉब्लम है। यस सर। अल्फा कैसे निकाला होगा, F इक्वल टू एम ए, टाउ इक्वल टू आई अल्फा, और टॉर्क निकाल लिया होगा, टॉर्क कैसे निकाला होगा, अभी शुरू में बताया था, टॉर्क होगा क्या, एफ आर, बस आ गया आंसर। How much alpha is there? How much alpha is there? Okay, approximately 20. Okay, ठीक है। Manchi is also saying 20. क्वेश्चन क्या भी रहा है, नियरेस्ट इंटीजर बताना है आपको। तो टॉर्क अपॉन आई, F इक्वल टू एम ए, टाउ इक्वल टू आई अल्फा, मैंने आपको पीछे रिलेशन लिखा, F इक्वल टू एम ए, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, अल्फा की वैल्यू हो गई टॉर्क अपॉन आई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का आपको पता होना चाहिए mr²/2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का कितना होता है भाई, mr²/2। अगर यही चीज रिंग होती तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² हो जाता। तो अभी तक मेरे पास 2 ही ऑप्शन आए हैं यार, अब तो सब कुछ मैंने खोल के रख दिया, अब क्या दिक्कत बची है। नाउ तो एवरीथिंग इज ओपन टू यू, नथिंग इज हिडन। ओके, 1 more 20 आई हैव गॉट। चलिए ठीक है, आंसर आने का। जितना ज्यादा आप पार्टिसिपेट करोगे उतना आपको फायदा होने वाला है, आप अपना पेन चलाओगे तभी काम बनेगा। अल्फा की वैल्यू में अगर निकालूं तो फोर्स दे रखा है मुझे 20 न्यूटन, रेडियस दे रखा है 0.2,
अल्फा की वैल्यू हो जाएगी mr²/2, mr² 0.2 अपॉन इंटू 0.2 अपॉन 2 से कैंसिल किया मैंने, 0.1 आ गया। 0.1 मतलब ये हमें मिल रहा है कितना, 2 जब 4 0.4 आ गया मेरे पास, आई की वैल्यू है 0.4, तो डिवाइड किया मैंने 0.4 से, पॉइंट कैंसिल, 2 1 जा, अल्फा की वैल्यू 10 आ रही है क्या, अल्फा आई गॉट 10। अब आपको क्या चाहिए, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, तो ये अप्लाई करें ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ओमेगा नॉट स्क्वायर हो गया 2550 का स्क्वायर, ओमेगा नॉट है 0, अल्फा मेरे पास आया 10 और थीटा मुझे नहीं पता, तो मुझे थीटा की वैल्यू हो गई 250/20, 125 रेडियन। इतना एंगल टर्न करेगा, लेकिन आपसे क्वेश्चन में एंगल नहीं पूछा है, आप 125 मार्क के आएंगे तो गलत आ जाएगा। इसको डिवाइड करिए किससे, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन से डिवाइड करने के लिए 2 पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 6.28, तो कितना आ रहा है, लगभग 19 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा। डिवाइड कर लेंगे, कितना आ रहा है, 125 डिवाइडेड बाय 6.28, 19.990 आ रहा है। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन जो मिल रहे हैं n, वो मुझे मिल रहा है 19.9, जिसको अप्रोक्सीमेटली 20। ठीक है, हाँ जी, चले आगे, एक और टाइप का प्रॉब्लम देखते हैं। तो ये आपको पूरा समराइज हो गया। अब देखिए एक इस तरह का प्रॉब्लम पूछता है, कहाँ गया यार, जैसे ये प्रॉब्लम है आपके पास, इसको देखिए करिए क्या क्या। यूनिफॉर्म थिन स्टिक ऑफ लेंथ एल एंड हॉरिजॉन्टली स्टिक टेबल से लटका रखा है और यहां पे हिंज कर दिया है। अब पॉइंट ए को सडनली छोड़ेगा तो नीचे गिरना शुरू होगा, तो कह रहा है एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द डिस्क एट द टाइम ऑफ रिलीज, छोड़ते ही सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना होगा। तो देखिए जैसे ही छोड़ेंगे ये रोटेट करना शुरू करेगा कुछ अल्फा से, और ये अल्फा निकाल सकते हैं क्या, टाउ अपॉन आई से निकाल सकते हैं, और टाउ क्या होगा, फोर्स इंटू आर अपॉन आई। बेटा फोर्स कितना लग रहा होगा, रॉड का mg को मैं उसके सेंटर पे मान सकता हूं, यहाँ पे mg, हाँ जी बोलिए, मैं सही कर रहा हूं क्या, टॉर्क रॉड के मास को उसके सेंटर पे रख दिया, तो टॉर्क जो मुझे मिलेगा वो मिलेगा mg इंटू l/2। एम आई राइट, एम आई राइट, बताइए सही हूं मैं, टॉर्क की वैल्यू सही लिखा मैंने। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा इस रॉड का, इंड के अबाउट, इंड उसका जो एक्सिस है वो इंड पे के अबाउट रॉड कितना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, ml²/3, वेरी गुड, इंड के अबाउट, इंड पे हिंज है। तो फोर्स मुझे मिल गया mg इंटू l/2, डिवाइड करिए आई से, m l²/3, m से m गया, l से l गया, तो मुझे 3/2 g/l, ये मिल गया अल्फा। दिस इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड जस्ट आफ्टर द रिलीज, इतना एंगुलर एक्सेलरेशन मिलेगा। लेकिन आपसे क्वेश्चन में एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं पूछा है, एक्सेलरेशन पूछा है, मींस ए पूछा है, तो आपको पता है ए इज इक्वल टू अल्फा आर, ए इज इक्वल टू अल्फा आर। आर क्या है, जिस पॉइंट की बात हो रही है, तो सेंटर ऑफ मास का पूछ रहा है। अच्छा देखिए इस प्रॉब्लम में अल्फा जो होगा, एक बात देखिए, अल्फा विल बी सेम फॉर ईच पॉइंट, लेकिन ए जो है डिफरेंट होगा फॉर ईच पॉइंट। क्यों, क्योंकि ए में आर का टर्म आ रहा है, जैसे जैसे आप दूर जाएंगे बी से, आर की वैल्यू बढ़ेगी, तो सबसे ज्यादा एंगुलर वेलोसिटी, सबसे ज्यादा एंगुलर एक्सेलरेशन कहां पे होगा, ए पे या बी में या बीच में, एंगुलर एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा कहां होगा, यार रिस्पॉन्ड कर दो, एंगुलर एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा कहां होगा, सेम होगा, सेम होगा, वेरी गुड। और लीनियर एक्सेलरेशन ए सबसे ज्यादा कहां पे होगा, मिड में, इंड पे, वेरी गुड, ए पे, और जीरो कहां पे होगा, बी पे। तो मेरा अल्फा आ गया, आर की वैल्यू, मुझे सेंटर ऑफ मास की बात कर रहा है, तो सेंटर ऑफ मास का अल्फा आ जाएगा मेरे पास 3/2 g/l, ये अल्फा आ गया, और रेडियस है l/2,
L से L कैंसिल, मुझे मिल गया 3g/4। और अगर मैं पूछूं, यही पॉइंट ए का बात करता हूं, पॉइंट ए का एक्सप्रेशन पूछता तो क्या करता है, अल्फा इंटू आर। अल्फा तो सेम होगा हर पॉइंट का, क्योंकि एंगल तो सेम है, लेकिन डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एल। समझ में आई क्या ये मेरी बात? आई होप यू आर गेटिंग दिस क्वेश्चन। 3/4, ठीक है। चलिए एक और प्रॉब्लम करते हैं, जल्दी से इसको नोट करिए, टाइम हमारे पास नहीं है, इसको बाद में करिएगा। ठीक है, अब देखिए एक मैं आपको थ्योरी दे देता हूं कि अगर फॉर एग्जांपल कल हम जब क्वेश्चन पढ़ेंगे कोई, ये हमारे पास एक डिस्क है, इस डिस्क को आपने यहां से एक वेट लगा के छोड़ा, तो ये डिस्क जो अभी तक आप जो आप पढ़ते थे उसमें मासलेस डिस्क हुआ करता था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हुआ करता था, लेकिन अब ये डिस्क मासलेस नहीं है, इसका कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई होगा। तो अब जो आप एफबीडी बनाएंगे, इस ब्लॉक के एफबीडी बनाएंगे, ब्लॉक में नीचे mg, ऊपर टेंशन, और ब्लॉक नीचे की तरफ एक्सीलरेट हो रहा होगा। और अगर आप डिस्क का जब एफबीडी बनाएंगे तो इस डिस्क पे एक टॉर्क लग रहा होगा जो इसको कुछ एंगुलर एक्सीलरेशन दे रहा होगा, ठीक है। तो यहां मैं जो रिलेशन लिखूंगा वो लिखूंगा mg माइनस t इक्वल टू m, f इक्वल टू m, और यहां पे जो रिलेशन लिखूंगा, क्योंकि रोटेट कर रहा है, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। और टॉर्क की वैल्यू क्या होगी बेटा, टॉर्क की वैल्यू क्या, mg इंटू आर होगा, इक्वल टू आई अल्फा। बोलिए समझ में आई क्या ये बात, ये रिलेशन समझ में आ रहा है आपको? इसका टॉर्क रिलेशन होगा, इसका फोर्स रिलेशन होगा। और आपको पता है कि मैंने एक रिलेशन बताया आपको कि A इज इक्वल टू अल्फा आर, A इज इक्वल टू अल्फा। तो ये तीन रिलेशन हम अगली क्लास में यूज करेंगे, A इज इक्वल टू अल्फा। डिस्क पे हम टॉर्क इक्वेशन लिखेंगे, टॉर्क निकाल के, और ब्लॉक के ऊपर हम फोर्स इक्वेशन लिखेंगे, और हम जो है एक रिलेशन निकालेंगे लीनियर एक्सीलरेशन का एंगुलर एक्सीलरेशन से, और दोनों को इक्वेशन को कंबाइन करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। आपकी क्लास ओवर हो गई है, मैंने कोशिश किया, बहुत बड़ा चैप्टर है लेकिन कम लेक्चर में वो क्वेश्चंस बताने की जो एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, गुड इवनिंग, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास।